टाइम था 24 सितंबर 2025 का और जगह थी यूपी का आजमगढ़। जब शाम के करीबन 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हुआ था कि उसी टाइम जैस्मीन खातून नाम की एक महिला अपने पति मुकर्रम के पास जाती है और ये बात कहती है कि उनका 7 साल का बेटा पिछले काफी देर से उसने नहीं देखा है। अब उसे घर पर थोड़ा बहुत काम है तो उसे अपने बेटे की जरूरत है। तो क्या उसका पति यहाँ पर आसपास में गली में उनका बेटा कहीं पर घूम रहा होगा? हो सकता है पड़ोस वाले बच्चों के साथ वो इस टाइम खेल रहा हो, तो एक बार वो उसे बुला देगा। मुकर्रम अपनी दुकान से बाहर निकलता है क्योंकि घर के पास ही इसकी एक हार्डवेयर की दुकान थी और अपने 7 साल के बेटे शाहजेब को ढूंढने लगता है। वो जाकर उसके सारे के सारे दोस्तों से पूछ चुका था लेकिन शाहजेब किसी के साथ भी नहीं खेल रहा था। तो अब वो थोड़ा परेशान भी होने लगता है कि उसका बेटा गया तो गया कहां पर। वो वापस से अपने घर पर आता है और अपनी पत्नी से यही बात पूछने लगता है कि वो मुझे आस पड़ोस में तो कहीं पर नहीं मिला, हो सकता है मैं उसे ढूंढने के लिए गया हो और वो पीछे से घर पर आ गया हो। लेकिन घर पर आने के बाद उसकी पत्नी ने मना कर दिया कि वो तो यहाँ पर भी नहीं आया। और उसके बाद जैस्मीन ने ये बात कही कि हो सकता है हमारे पास में ही यहाँ पर एक मेला लगा हुआ है तो उनका बेटा शायद मेले में चला गया होगा, तो वो मेले में जाकर उसे एक बार ढूंढ ले। इस टाइम मुकर्रम बहुत ज्यादा गुस्से में हो चुका था कि उसका बेटा उसने सारी ही जगह पर ढूंढ लिया है लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। उसे अगर कहीं पर जाना ही था तो कम से कम वो बताकर जा सकता था। अब उसके पीछे से पूरी की पूरी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। यही बात सोचकर वो वहां पर मौजूद मेले में जाता है और वहां पर भी अपने बेटे को ढूंढ चुका था। लेकिन शाहजेब वहां पर भी जब उसे नहीं मिला तो अब धीरे धीरे कर उसे सच में ही चिंता होने लगती है कि उसका बेटा तो यहाँ पर आसपास में कहीं पर भी नहीं है, तो आखिरकार वो गया तो गया कहाँ पर। और जैसे ही वो वापस अपनी दुकान पर लौटता है तो अब तो उसके काफी सारे पड़ोसी वहां पर पहले से ही गली में मौजूद थे, वही उससे पूछने लगते हैं कि शाहजेब मिला या नहीं। अब मुकर्रम थोड़ा परेशान तो पहले से ही था, तो उसने अपने पड़ोसियों को सारी की सारी बातें साफ साफ बता दी कि भाई मैंने उसके सारे दोस्तों से पूछ लिया, साइड में लगे हुए मेले में भी मैं जाकर उसे देख कर आ चुका हूँ लेकिन वो तो कहीं पर भी नहीं है। और कुछ ही देर बाद इनके सारे के सारे पड़ोसी इसके पास आकर इकट्ठा हो जाते हैं। सारे के सारे लोग मिलकर अब उसे ढूंढने भी लगते हैं। लेकिन जब शाहजेब के बारे में कुछ भी पता नहीं चला तो उसके पड़ोसियों ने ये बात कही कि आपको टाइम रहते पुलिस के पास चले जाना चाहिए। हो सकता है बच्चा है, कहीं रास्ता ना भूल गया हो या फिर किसी ने उसे किडनैप ना कर लिया हो। सारे के सारे पड़ोसी अपने अपने तरीके से उस टाइम इसे समझा रहे थे। तो मुकर्रम अपने कुछ एक पड़ोसियों के साथ वहीं पर पास में मौजूद एक पुलिस स्टेशन में जा पहुंचता है और पुलिस वालों को उसने सारी ही चीजें बताई कि जनाब आज से पहले हमारा बेटा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बिना बताए कहीं पर चला गया हो, लेकिन आज वो जा चुका है, पता नहीं वो कहां पर गया। हम लोग उसे हर जगह पर ढूंढ चुके हैं लेकिन उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चला। तो पुलिस वालों ने यही बात कही कि हमारे यहाँ पर एक मेला आया हुआ है, हो सकता है बच्चा मेले में चल गया हो और वैसे भी जब तक 24 घंटे ना बीत जाएं हम आपकी रिपोर्ट नहीं लिख सकते। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि एक बार जाकर उस मेले में अच्छे से छान लीजिए, हो सकता है बच्चा किसी झूले के ऊपर बैठा होगा। तो मुकर्रम अब समझ चुका था कि ये लोग अभी तो उसकी कुछ भी मदद नहीं करने वाले हैं, तो वो वापस आकर अपने आस पड़ोस में जितने भी उनके जान पहचान के लोग रहा करते थे, जिनके साथ उनकी काफी अच्छे से बनती थी, वो लोग मिलकर काफी सारी और गली जो यहाँ पर और मौजूद थी वहां पर चले जाते हैं। काफी सारे लोग ग्रुप बनाकर इस टाइम उस मेले में भी जा चुके थे लेकिन शहजाब के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है कि आखिरकार वो गया तो गया कहाँ पर। अब रात का टाइम हो चुका था और जैसे ही अगली सुबह का टाइम हुआ और 7 साढ़े 7 बजे का ही टाइम हुआ था कि उसी टाइम मुकर्रम के पास एक कॉल आता है। कॉल करने वाले ने ये बात कही कि अगर वो उसके बेटे को वापस जिंदा देखना चाहता है तो 12 लाख रुपए का इंतजाम कर ले, हम लोग ये बात बता देंगे कि पैसा कहाँ पर लेकर आना है और अगर वो पुलिस के पास जाता है तो ये उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब मुकर्रम बहुत ज्यादा घबरा चुका था, उसे पहले ही शक था कि उसका बेटा आज से पहले कभी भी बिना बताए कहीं पर नहीं गया और आज अगर चला गया है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ रही होगी। और इसी बात को लेकर वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और उसके बाद अपने साथ वालों को वो बताता है जो कि अब पूरी ही रात से शाहजेब को ढूंढने में लगे हुए थे। तो वो सारे के सारे लोग दोबारा से इकट्ठा होकर वहीं के पास के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और अब की बार मुकर्रम ने पुलिस वालों को ये बात कही कि मैंने पहले ही आप लोगों को कहा था कि मेरा बेटा इस तरीके से नॉर्मली गायब नहीं हुआ है, जबकि जरूर उसके गायब होने के पीछे किसी का हाथ हो सकता है। तो अब मेरे पास एक इस तरीके से फिरौती का कॉल आया है
आप लोग ही बताइए कि अब मुझे करना क्या चाहिए। अभी इन सारी चीजों को बीते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, पुलिस वाले वहां पर आकर इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर देते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था, आखिरी बार शहजाब को किसके साथ देखा गया था और जिस नंबर से वो कॉल आया था उसे भी पुलिस ऑफिसर इस टाइम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। कि दूसरी तरफ मुकर्रम के पास एक काफी ज्यादा दिल को दहला देने वाला कॉल आता है। वो बंदा इस टाइम बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और उसने मुकर्रम को एक स्पेसिफिक जगह पर बुलाया और मुकर्रम जब वहां पर पहुंचता है तो उसने देखा कि यहाँ पर आसपास में रहने वाले काफी सारे लोग यहाँ पर झुंड बनाकर खड़े हुए हैं। जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो उसने देखा कि यहाँ पर एक सामने गेट है, साइडों में दीवार लगी हुई है, इस दीवार के ऊपर लोहे की रोड लगी हुई है और उन सारी रोडों के ऊपर काफी सारे कांटा तार लगे हुए हैं, जैसे कि किसी ने अपने घर की फेंसिंग की हुई हो ताकि कोई चोर वगैरह इन दीवारों को टाप कर दूसरी तरफ ना जा पाए। और उन्हीं फेंसिंग के अंदर एक बोरी लटकी हुई है, बोरी के अंदर से एक छोटा सा हाथ बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, जिसे कि देखकर मुकर्रम इस टाइम बहुत ज्यादा घबरा चुका था और वो तो उसके पास जाने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा खून इस टाइम अब टपक कर नीचे गिर रहा था। तो वहां पर इस टाइम तक पुलिस वाले भी आ चुके थे। पुलिस ऑफिसर्स ने इस पूरे के पूरे क्राइम सीन को सबसे पहले अपने कब्जे में लिया और उसके बाद उस थैले को थोड़ा नीचे उतारा। इस बोरे को जब खोला जाता है तो इसके अंदर सहजेब की बॉडी मौजूद थी। इसके गले के ऊपर एक तेज धारदार हथियार से वार किया गया था और इस टाइम वो अपनी जान गंवा चुका था। सहजेब की बॉडी से इस टाइम बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था और उसने अपनी जान तो काफी देर पहले ही गंवा दी थी। तो पुलिस ने अब उस कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करना शुरू किया जिससे कि नंबर से आखिरी टाइम में मुकर्रम के पास कॉल आया था। पुलिस ऑफिसर्स एक तरफ उसके ऊपर काम कर ही रहे थे कि दूसरी तरफ उन्होंने ये चीज भी देखी कि यहाँ पर ये बोरी किस तरीके से आ सकती है। यहाँ पर जिसने भी ये बोरी यहाँ पर फेंकी है, क्या किसी ने आते जाते उसे देखा है? लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था। लेकिन इस जगह के बिल्कुल सामने ही इस गली को पार करते ही शैलेंद्र निगम नाम के एक व्यक्ति का घर था और काफी सारे लोगों का ये भी दावा था कि आखिरी टाइम में हम लोगों ने सहजेब को इसी के साथ देखा था, ये अपने साथ इसे कहीं पर लेकर जा रहा था। हम लोगों का यही अंदाजा था कि जरूर इसके साथ ये मेले में जा रहा होगा, दोनों ही ये लोग मेले में जा रहे होंगे तो बस एक दूसरे के साथ के लिए ये लोग एक साथ निकल पड़े होंगे। उस टाइम हमें इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था और ना ही बाद में हम लोग अंदाजा लगा पाए क्योंकि शैलेंद्र के साथ तो इनके परिवार की काफी ज्यादा अच्छे से बना करती थी। तो पुलिस अब शैलेंद्र के घर पर जा पहुंचती है और वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर देती है और उसके बाद जब वो लोग उसकी छत पर पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें काफी सारे खून के छींटे मिल जाते हैं, जिन्हें की देखकर इस टाइम पुलिस ऑफिसर्स कंफर्म हो चुके थे कि आखिरी टाइम में यहाँ पर बॉडी को लाया हो सकता है। और उसके बाद शैलेंद्र को तो गिरफ्तार कर ही लिया गया था, इसके साथ साथ उसके भाई राजा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। दूसरी तरफ मुकर्रम से इनके आस पड़ोस वालों से जब पूछताछ की जाती है तो एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी उन सभी लोगों के सामने आती है, जिसे कि जान लेने के बाद सबसे पहले तो मुकर्रम भी विश्वास नहीं कर पाता कि ये सारा का सारा कांड इस छोटी सी चीज के कारण हुआ होगा। ये बात पता चलती है कि शैलेंद्र की और मुकर्रम की दोनों की ही हार्डवेयर दुकान थी, लेकिन शैलेंद्र इस बात को लेकर बहुत ज्यादा नाराज रहा करता था कि मेरे ग्राहक भी इसके पास जाते हैं, इसकी बहुत ज्यादा आमदनी होती है, उतनी मेरी नहीं होती जितनी कि ग्राहक इसके पास जाते हैं, जिसके चलते वो अब अंदर से बहुत ज्यादा गुस्से में भरा हुआ था। मुकर्रम को तो इस बारे में कोई अंदाजा ही नहीं था कि ये बंदा कुछ ऐसा कर सकता है, क्योंकि मुकर्रम और शैलेंद्र के दोनों ही परिवारों के बीच काफी ज्यादा अच्छी जान पहचान थी। दोनों ही एक दूसरे के त्योहारों पर एक दूसरे के घर पर मिठाइयां भेजा करते थे। सहजेब शैलेंद्र को अपना चाचा समझा करता था, अगर छोटी सी भी अगर कोई दिक्कत हो तो ये दोनों ही परिवार एक दूसरे की खुलकर मदद किया करते थे। मेरा बच्चा जो है यही गली में अक्सर खेला करता था, बहुत दूर कहीं नहीं जाता था, बस गली में खेलता था। अब यहीं से वो उसको बहका के ले गया, कैसे ले गया क्या किया, क्योंकि बगल का आदमी है तो कोई भी बच्चा रहेगा तो उसको चाचू चाचू कह के बुलाता था मेरा बेटा, और चाचू चाचू कह के बुलाता था। कहा होगा कुछ भी क्या बेटा तुमको ये दे वो दे, हो सकता है ना समझ है, 7 साल के बच्चा कितना समझदार रहेगा। चला गया और उसको ले जाके इस तरीके से उसने किया, ये हम कभी सोच नहीं सकते। जिस बंदे ने ये किया वो कभी बचपन में मेरे साथ खेला था,
एक ही रीजन नज़र आता है, वो यही है कि मेरी हार्डवेयर की दुकान है और उसकी भी हार्डवेयर की दुकान थी। उसकी दुकान आज से तकरीबन 40 साल पुरानी है और मेरी दुकान आज से 8 साल पुरानी है, क्योंकि मैंने पढ़ाई के बाद जो है दुकान डाली। मेरे व्यवहार, मेरे बातचीत से और मेरे रेंज से लोग थोड़ा प्रभावित होने लगे, तो कहीं ना कहीं अगल बगल दुकान होने की वजह से कुछ कस्टमर इधर उधर हो जाते हैं। किसी भी आप जगह जाएंगे जहाँ 4 दुकानें हैं वहाँ ये चीज़ें होती हैं, कहीं रेट में कंपटीशन होते हैं, कहीं कुछ होते हैं। अब इस चीज़ को इतनी बड़ी रंजिश करके मेरे बेटे को ले भी था, इतनी बुरी तरीके से उसको गला काट दिया तुमने। लेकिन उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि शैलेंद्र ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। शैलेंद्र को जब गिरफ्तार किया जा चुका था, उससे पूछताछ की जाती है, तब उसने इस बात का खुलासा किया कि 24 तारीख की शाम को जैसे ही उसने सहजेब को देखा तो उसके दिमाग में ये बात आती है कि इसे के परिवार के कारण उसकी दुकान नहीं चल रही है। तो वो उसके पास जाता है, उसे बहला फुसला कर अपने साथ उसी मेले में ले जाने के लिए बोलता है कि यहाँ पर मेला लगा हुआ है, अभी तक तुम मेला घूम कर आए हो या नहीं। सहजेब इस बात से मना कर देता है और उसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर मेले में जा पहुंचता है। जहां पर भी वो झूलना चाहता था वो सारे के सारे झूले वो झूलाता है, जो कुछ भी खाना चाहता था वो सारी ही चीजें वो उसे खिलाता है और उसके बाद अपने घर पर लाकर वो उसके ऊपर हमला कर देता है। सहजेब को तो इस बारे में कोई अंदाजा ही नहीं था कि जिस बंदे को वो चाचा समझता है वो ही उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा, और इस टाइम वो उसे अपने साथ यहाँ पर घर पर क्यों लेकर आया है। उसे तो इस बारे में भी अंदाजा नहीं था कि ये बहला फुसला कर उसे मेले में लेकर गया है और वहां पर उसका विश्वास जीतने के लिए, ताकि ये बाद में आराम से इसके घर पर आ पाए, इसे वहां पर घुमाने ले गया था। और जैसे ही यहाँ पर आने के बाद ये इसकी जान लेता है तो अब उसे ये चिंता सताने लगती है कि अब इसकी ये बॉडी का क्या करे। और दूसरी तरफ मुकर्रम ने आकर इनसे ये बात पूछी कि भाई मेरा बेटा नहीं मिल रहा है, क्या तुमने उसे कहीं पर देखा है। तो इसने मना कर दिया और जैसे कि इसके पड़ोस वाले बाकी लोग जाकर मुकर्रम के घर पर पूछताछ कर रहे थे कि तुम्हारा बेटा मिला या नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से शैलेंद्र और उसका भाई राजा भी इनके घर पर जाते हैं। वहां पर पूछताछ करते हैं कि अब आगे की तुमने क्या सोची है, अभी तक तुम्हारा बेटा मिला है या नहीं, और वो इसके अलावा कहां पर जा सकता है। वो शाम 6 बजे से गायब है, हम उसको पढ़ाने के लिए ढूंढ रहे थे, उसका एग्जाम चलने वाला, हम उसको पढ़ाने के लिए ढूंढ रहे हैं। वो लड़का जो लेकर गया है वही आके कह रहा है मैं झूला झूलाकर उसको गली में छोड़ दिया हूँ। फिर उसके बाद से फिर बार बार आ रहा घर में पूछने की कहाँ गया, मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला, बार बार वही पूछा और वही अपने घर में रखा है। और ये क्या किए पुलिस वाली भेज दी है और हम लोग गेट पे हम लोग को झूठा दिलासा दे रही है कि है हम लोग अंदर रखे, रुक जाइए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। हम लोग की बस इतनी मांग है कि ये घर गिरना चाहिए और कुछ नहीं होगा, ये पूरा परिवार ये घर गिरना चाहिए। मार के ऊपर से भी फेंका है, बच्चे को लटका दिया है, गला उसका काट दिया है। मेरा भतीजा था, मैं उसके मुंह पे जान दी, एक बार में बुलाती थी तो आता। और जैसे ही शैलेंद्र को पता चलता है कि ये परिवार तो इस टाइम पुलिस में जा चुका है, इसी तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते करते हो सकता है इनके घर पर आ जाए और उसके बाद इसे पकड़ लिया जाएगा। अब रात का तो टाइम हो ही चुका था, तो उसने सहजेब की बॉडी को एक बोरे में डालकर अपने घर से दूसरी तरफ सामने जो एक प्लाट इस टाइम खाली पड़ा हुआ था उसमें फेंकने की कोशिश की। ये गली लगभग 4 फुट चौड़ी थी, लेकिन ज्यादा वजन होने के चलते वो उस बोरी को ज्यादा आगे नहीं फेंक पाता है और वो वहीं पर कांटों में फंस जाती है, उन सारे तारों के अंदर जो कि उस गेट के बाहर लगाए गए थे। और अगली सुबह अपने आप को बचाने के लिए, ताकि कोई भी इसके ऊपर शक ना करे, उसने 12 लाख रुपए फिरौती का उसके पास कॉल भी किया था। लेकिन ये सारी की सारी चीजें अब सामने आ चुकी थी और इसी इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चलती है कि शैलेंद्र इसमें अकेला नहीं था, जबकि इसकी फैमिली को भी इस बारे में पता था। तो पुलिस ने इस पूरी की पूरी फैमिली को गिरफ्तार कर लिया और अभी भी इनके ऊपर केस चल रहा है। टाइम था 15 जुलाई 2023 का और जगह थी उत्तराखंड के नैनीताल का 3 पानी गोला पास रोड, जब वहां पर एक पोलो कार खड़ी हुई थी और यहां से आने जाने वाले काफी सारे लोग उस कार को देख रहे थे। लेकिन वो लोग उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचते हैं और वो लोग सीधा का सीधा यहां से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ आसपास में जितनी भी दुकानें थी और जैसे जैसे वो दुकानें खुलने लगती है तो पहले तो उन दुकान वालों ने भी इस गाड़ी वाले के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे कर वो लोग भी इसके ऊपर ध्यान
देने लगते हैं कि हो सकता है किसी को कोई ना कोई काम रहा होगा तो कोई 5-10 मिनट के लिए रुक सकता है, हो सकता है अगर उसे ज्यादा काम हो तो 15-20 मिनट के लिए रुक सकता है। लेकिन आखिरकार ये बंदा पिछले काफी घंटों से यहाँ पर अपनी गाड़ी रोके खड़ा है, ना तो वो गाड़ी से बाहर आ रहा है ना ही वो अंदर कोई काम कर रहा है, तो आखिरकार ये यहाँ पर खड़ा ही क्यों है। और यही सारी बातें सोचकर कुछ एक दुकानदार उसके पास जा पहुंचते हैं और उसके बाद उन दुकानदारों ने उस गाड़ी के पास जब जाकर उसे चेक किया तो उन्हें पता चलता है कि इसका ड्राइवर तो पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ है और इस टाइम उसने अपनी आंखें बंद कर रखी है। तो उनका ये अंदाजा था कि जरूर ये कहीं ना कहीं दूर से यहाँ पर गाड़ी चला कर आया होगा और उसके बाद हो सकता है ये थक गया हो, तो अब ये थोड़ा आराम कर रहा होगा, हमें इसे परेशान नहीं करना चाहिए। यही बात सोचकर वो सारे के सारे लोग वापस से जाकर अपनी अपनी दुकानों पर काम करने लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद लगातार टाइम बीतता जा रहा था, लेकिन जो ये गाड़ी वाला बंदा था ना तो ये गाड़ी से नीचे उतर रहा था और ना ही यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर जा रहा था। धीरे धीरे कर इन लोगों को इसके ऊपर शक होने लगता है कि जो ये बंदा इस टाइम गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है क्या ये सही सलामत भी है। तो वो लोग उसके पास जा पहुंचते हैं, जाकर दरवाजे पर नॉक करते हैं, शीशे पर नॉक करते हैं, लेकिन अंदर वाला बंदा किसी भी तरीके से कोई भी रिएक्शन नहीं देता। और कुछ एक देर बाद तो इतने सारे लोगों का यहाँ पर झमघट लग जाता है इस बात को जानने के लिए कि आखिरकार इस बंदे के साथ हुआ क्या और जो ये बंदा अंदर इस टाइम आंखें बंद करके बैठा हुआ है ये सही सलामत है भी या नहीं, या फिर हो सकता है इसे हार्ट अटैक वगैरह आ गया हो, इसे मदद की जरूरत हो। तो वो लोग और ज्यादा अब जोर जबरदस्ती करके उसकी पूरी ही गाड़ी को हिलाने लग जाते हैं। लेकिन अंदर वाला बंदा फिर भी जब कोई भी रिप्लाई नहीं करता तो नैनीताल पुलिस के पास संपर्क किया जाता है और इस बंदे के बारे में जो कुछ भी वो लोग पुलिस को बता सकते थे वो सारी ही चीजें पुलिस को अब बताई जाती हैं। तो पुलिस ने आकर जब इस गाड़ी को संभाला, जैसे तैसे कर मशक्कत करके इसका दरवाजा खोलकर इसके अंदर बैठे हुए बंदे को संभाला जाता है, तो इस टाइम उसकी सांसें नहीं चल रही थी। पुलिस का यही अंदाजा था कि जरूर ये बंदा रात को यहाँ पर आया होगा और उसके बाद ये थक हार गया होगा, जिसके चलते ये पीछे जाकर थोड़ी देर के लिए आराम करने लगा होगा। अब गाड़ी पूरे तरीके से बंद थी, अभी तक इसका एसी चल रहा था, तो जरूर इसका ऑक्सीजन वगैरह अंदर से हो सकता है खत्म हो गया हो और उसके बाद धीरे धीरे कर ऑक्सीजन की कमी से इस व्यक्ति की डेथ हो गई होगी। लेकिन अगर हम लोग इसे टाइम से हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं तो क्या पता अभी भी इसकी जान बच जाए, तो जल्दी से जल्दी उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। लेकिन वहां पर जाने के बाद डॉक्टर्स इस बात से साफ इनकार कर देते हैं कि ये बंदा अपनी जान गंवा चुका है, अब इसे लाने का कोई भी फायदा नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स का अब ये टास्क था कि आखिरकार ये बंदा कौन है, क्योंकि इसके घर वालों को भी तो इन्फॉर्म करना है। लेकिन इस घटना से एक रात पहले ही इस बंदे की मिसिंग कंप्लेंट पुलिस के पास दर्ज करवा दी गई थी। इसके परिवार वालों को वहां पर बुलाया जाता है क्योंकि एक बंदे की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई गई थी, इसकी शिनाख्त भी करवानी थी। तो उन लोगों ने आते ही इसे पहचान लिया और उन्होंने पहचानते ही बता दिया कि ये तो उनका बेटा अंकित चौहान है। तो पुलिस वालों ने अब उन्हीं से पूछताछ करनी शुरू कर दी कि आखिरी टाइम में ये कहां पर गया था, और हम लोगों को जैसा कि लग रहा था कि शायद इसने ऑक्सीजन के कारण अपनी जान गंवाई है, तो आप लोगों ने इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज क्यों करवा रखी है, आखिरी टाइम में ये कहां पर चला गया था, जिसके बाद कि ये वापस लौटकर घर पर ही नहीं आया। तो अंकित चौहान के परिवार वालों ने ये बात पुलिस ऑफिसर्स को बताई कि ये काफी अच्छा एक कारोबारी है, इसकी ऑटोमोबाइल का काम चलता है, इसके अलावा इसका खुद का एक रेस्टोरेंट भी है, इन्हीं सब चीजों को ये मैनेज करता है। लेकिन 14 जुलाई की सुबह सुबह ये अपने काम धंधे पर जाने की बोलकर अपने घर से निकला था। उसके बाद इसने ये बात कही थी कि वो अपने कुछ एक दोस्तों के पास जाने वाला है, लेकिन उसके बाद तो इसने हमसे कोई बात की ही नहीं। ये पूरी तरीके से गायब हो चुका था, इसका फोन भी नहीं लग रहा था। शाम होने तक ये वापस घर पर आ जाया करता था, लेकिन ये उस दिन नहीं पहुंचा, जिसके बाद हम लोगों ने इसके जितने भी जान पहचान के जहां जहां पर ये जा सकता था, यार रिश्तेदार शहर में जो हमारे थे, उनसे हमने पूछताछ कर ली थी। इसके फोन पर जब कॉल किया जाता है तो वो भी लगातार बंद आ रहा था, जिसके चलते आखिर में हम लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि हो सकता है उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना ना घट गई हो। तो हम लोगों ने जाकर पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी। तो अब पुलिस ऑफिसर्स ने जहां पर इसकी गाड़ी खड़ी हुई थी वहां पर मौजूद जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उन्हें चेक करना शुरू कर दिया, और इसके अलावा ये भी चेक करना शुरू किया क्योंकि इसके घर वाले ये बात बोल रहे थे कि ये अपने कुछ एक दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाने वाला था। तो किस बंदे के साथ इसकी आखिरी टाइम में बातें हुई थी, और इसके कॉल रिकॉर्ड्स को जब चेक किया जाता है तो ये बात पता चलती
चलती है कि ये माही नाम की एक लड़की से काफी ज्यादा बातें करता है और आखिरी टाइम में भी ये उसी के पास गया था। तो पुलिस ने अब माही के बारे में जानना शुरू कर दिया। उसकी जब लोकेशन चेक की जाती है तो ये बात पता चलती है कि माही ने इस टाइम अपना मोबाइल बंद कर रखा है। तो पुलिस ने अब इसके पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करना शुरू कर दिया कि चलो माही इस टाइम अपना फोन बंद कर चुकी है, लेकिन इससे पहले ये किस किस से बातें किया करती थी। और उसके बाद दो लोगों का और भी नाम सामने आता है। ये बात पता चलती है कि माही इस टाइम अंकित के अलावा रमेश नाथ और दीप कांडा के साथ काफी ज्यादा बातें कर रही थी। तो इन दोनों के भी जब कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया जाता है कि कहां पर ये बंदे हैं, तो इन दोनों के भी मोबाइल उस टाइम बंद आ रहे थे। लेकिन एक दो दिन बाद ही रमेश नाथ का मोबाइल ऑन हो जाता है और जैसे ही उसकी लोकेशन पुलिस को पता चलती है तो सीधा का सीधा जाकर रमेश नाथ को गिरफ्तार पुलिस के द्वारा कर लिया जाता है। और धीरे धीरे कर दीप कांडा और माही को भी पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पहले ही रमेश नाथ को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो उससे जब पूछताछ पुलिस वालों ने करनी शुरू की तो उसने एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी पुलिस वालों के सामने बताई। और उससे ये लगभग केस सामने आ चुका था कि आखिरी टाइम में अंकित चौहान के साथ क्या कुछ हुआ था और उसकी गाड़ी यहाँ पर कैसे आन पहुंची। रमेश नाथ ने अपनी पूरी की पूरी कहानी पुलिस ऑफिसर्स को बता दी। लेकिन इस टाइम माही और दीप कांडा दोनों के दोनों गिरफ्तार किए जा चुके थे, तो उनसे भी पूछताछ पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा की जा रही थी। और उनकी पूरी की पूरी कहानी ये थी कि माही और अंकित चौहान एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब थे। ये एक दूसरे से प्यार किया करते थे। एक तरीके से ये लोग इस टाइम एक रिलेशनशिप में थे। माही जल्दी से जल्दी अंकित से शादी कर लेना चाहती थी, शायद जिसका कारण ये भी था कि वो उसकी नजर उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर थी। लेकिन अंकित अभी शादी नहीं करना चाहता था, जिसके चलते वो इसी टाइम किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में आ जाती है और वो था दीप कांडा। दीप कांडा माही का काफी ज्यादा अच्छे से ध्यान रखा करता था और इसी टाइम माही को ये बात पता चलती है कि उसके ऊपर तो काल सर्प दोष है, जिसके लिए कि उन्हें हवन वगैरह करना होगा, एक सांप की जरूरत होगी और ऐसे ही कुछ एक विधि विधान के साथ ये क्रिया पूरी होने वाली है। और इन्हीं सारी चीजों के बारे में उसने दीप कांडा को बताया। दीप कांडा जैसे तैसे कर एक ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू कर देता है जो कि उनके लिए एक सांप का प्रबंध कर पाए। और इसी टाइम रमेश नाथ उनके सामने आता है। रमेश नाथ को सारी की सारी चीजें बता दी जाती हैं कि भाई कुछ इस तरीके से इन्हें काल सर्प दोष है, तो एक पूजा के लिए हमें सांप की जरूरत पड़ने वाली है। रमेश दूसरी तरफ इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि मैं आपके लिए सांप का प्रबंध कर दूंगा, क्योंकि इन लोगों ने उसे पैसे देने के लिए हाँ भरी थी। आज तक वो बेचारा सिर्फ और सिर्फ लोगों के घरों में जाया करता था। लोगों के घरों से सांप निकालने के बदले उसे थोड़ा बहुत आटा या फिर अनाज ही मिला करता था। लेकिन ये पहले बंदे थे जो कि उन्हें पैसे देने के लिए तैयार हो चुके थे। तो उसने यही बात कही कि आप लोग जिस भी क्वालिटी का सांप लाने के लिए मुझे कहेंगे, मैं वही सांप ले आऊंगा, आप लोग बस पैसे का प्रबंध कर लीजिएगा। माही भी इस बात के लिए मान जाती है और उसके बाद जैसा कि विधि विधान के साथ उन्हें जो कुछ भी करना था अपना काल सर्प दोष हटाने के लिए, वही सारी की सारी पूजा वो लोग करने लग जाते हैं। और उसके बाद रमेश नाथ को कुछ एक पैसे देकर वो लोग वापस भेज देते हैं। लेकिन इस मुलाकात के बाद माही रमेश नाथ के भी साथ अब बातें करने लगी थी और अब तो माही के पास उसका एक नया बॉयफ्रेंड आ चुका था। लेकिन दूसरी तरफ अगर अंकित को देखा जाए तो अंकित इसे छोड़ना नहीं चाहता था। माही को तो अब दीप से ही बहुत ज्यादा प्यार हो चुका था, जिसके चलते जैसे तैसे कर वो अंकित से पीछा छुड़वा लेना चाहती थी। और इसी टाइम उसने ये सारी की सारी चीजें दीप को बताई और इन दोनों ने दोबारा से रमेश नाथ से संपर्क किया और उसे ये बात डिटेल से वो लोग अपने तरीके से बताने लगते हैं कि इसका एक बॉयफ्रेंड है, अंकित चौहान उसका नाम है। वो लोग अपने तरीके से उसे बता रहे थे ताकि जैसे तैसे कर वो लोग रमेश नाथ को तैयार कर लें। उन्होंने ये बात कही कि पहले ये उसके साथ रिलेशनशिप में थी, उसके पास इसके काफी सारे फोटो और वीडियो हैं, जिसके कारण वो इसे ब्लैकमेल करता है, वो इसे मारता पीटता है। और अब ये जब उससे दूर होना चाहती है तो वो ऐसा भी नहीं होने दे रहा। तो अब जैसे भी हो हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। रमेश नाथ इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि बस आप लोग ये बताइए कि मुझे करना क्या होगा। जैसे भी अब ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है तो मैं इसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और उसी टाइम माही ने ये बात कही कि मुझे तुम्हारे सांप की जरूरत होगी,
जैसे कि तुम पिछली बार उस हवन क्रिया के दौरान वो सांप पकड़ कर लेकर आए थे, एक और जहरीला सांप तुम यहाँ पर ले आना। आगे का हम लोगों ने पूरा का पूरा प्लान बना रखा है, लेकिन इस प्लान को ये सिर्फ और सिर्फ 3 लोग अंजाम देने वाले नहीं थे, जबकि इसमें माही का नौकर और उसकी नौकरानी वो दोनों भी इसमें शामिल थे। और जब टाइम 8 जुलाई 2023 का आता है तो अंकित चौहान का उस दिन बर्थडे था। माही ने उसे अपने घर पर इनवाइट किया कि भाई हमारे घर पर आने के बाद तुम्हारा बर्थडे हम लोग सारे के सारे मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन अंकित को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि माही इस टाइम उसे मारने की तैयारी कर रही है। अंकित सीधा का सीधा उसके घर पर जा पहुंचता है। वो सारे ही लोग मिलकर पार्टी करने लगते हैं। अंकित को वो सारे ही लोग मिलकर जमकर शराब पिलाते हैं, लेकिन उस टाइम वो लोग इतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि उसी सांप से वो लोग इसे डसवा पाए। ये पहला उनका कत्ल था, तो वो लोग इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए। और दूसरी तरफ अंकित भी इस टाइम भले ही उसने ज्यादा शराब पी ली हो, वो नशे की हालत में नहीं था। वो बिल्कुल अच्छे से हिल डुल सकता था, इधर उधर उसके घर में बड़े ही आराम से घूम रहा था। और इन लोगों का ये अंदाजा था कि ये जब नशे में भंड हो जाएगा, यहाँ पर गिर जाएगा, उसके बाद हम लोग सांप से इसके ऊपर हमला करवा देंगे। लेकिन ये तो बड़े ही आराम से घूम रहा था, तो किसी की भी हिम्मत नहीं बन पाई। और उसके बाद तो 14 जुलाई 2023 की रात को ये लोग फिर से इस बारे में प्लान बनाने लगते हैं। और अब की बार इन्होंने सिर्फ और सिर्फ शराब को नहीं, जबकि एक नशीली चीज को भी शामिल कर लिया था। और जैसे ही अंकित चौहान को इस बारे में बताया जाता है कि आज रात को हम लोग पार्टी करने वाले हैं, तो वो अपने घर पर ये बात बोलकर कि पहले तो वो काम पर जाएगा, उसके बाद हो सकता है थोड़ा बहुत घर पर आने में लेट हो जाए, उसे पार्टी में भी जाना है, तो वो वहां पर चला जाता है। लेकिन वहां पर जाने के बाद उसे शराब के साथ साथ पानी में वो नशीली चीज भी दी जाती है। और उसके बाद तो वो नशे में टुल होकर वहीं पर गिर जाता है। ये सारे के सारे लोग जाकर उसे अच्छे से पकड़ लेते हैं। 5 ही लोगों ने उसे पूरे तरीके से अपने कब्जे में ले लिया था। और उसके बाद उस सांप से इसके एक पैर पर डंक मरवाया जाता है। लेकिन माही को अभी भी शक था कि हो सकता है ये अभी भी जिंदा बच निकले, तो हम लोगों को इसे कंफर्म मार देना है। जिसके चलते सांप को लेकर दोबारा से सपेले से ये बात कही जाती है कि इसके दूसरे पैर पर भी एक डंक मरवा दो। और सपेरा बिल्कुल ऐसा ही करता है। उसके बाद ये लोग एक गाड़ी में इसे बैठाते हैं। ये बात कंफर्म हो लेने के बाद कि ये अपनी जान गंवा चुका है। लेकिन इनका सबसे पहला प्लान ये था कि हम लोग इसे एक पहाड़ी से नीचे धक्का दे देंगे। सारे के सारे लोग यही बात सोचेंगे कि जरूर इसका एक्सीडेंट हो गया होगा और उसके बाद इसने अपनी जान गंवा दी। लेकिन जिस स्पेसिफिक जगह पर जाने के बाद ये लोग इसकी गाड़ी को नीचे धक्का देने वाले थे, वहां पर इन्होंने देखा कि इस टाइम काफी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। यहाँ पर तो भीड़ लगी हुई है और कोई ना कोई इसके पास मदद के लिए जा पहुंचेगा। और वहां पर जाकर जब इसे देख तो उन्हें यही बात लगेगी कि इसने अपनी जान नॉर्मली नहीं गंवाई है और हम लोग भी वहां से अच्छे से नहीं भाग पाएंगे। हो सकता है हमें भागते हुए कोई देख ले और उसके बाद हम लोग पकड़े जाएंगे। तो हम लोगों को कुछ ना कुछ और करना होगा। वैसे ये अपनी जान गंवा तो चुका ही है, तो वो लोग उसे 3 पानी गोला पास के पास ले जाकर, वहां पर उस टाइम उन्हें कोई भी नहीं देख रहा था, उसकी गाड़ी के समेत उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। और उसके बाद माही ने ये प्लान तो बना ही रखा था कि हम लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी चीज आपस में एक दूसरे के पास नहीं रखनी है। माही ने उन सारे ही लोगों को 10-10 हजार रुपए दिए और उसके बाद ये बात कह दी कि अब हम लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, एक दूसरे के साथ हम लोग यहाँ से भागने वाले भी नहीं हैं। हम लोगों को वैसे यहाँ से नेपाल जाना है। वहां पर जाने के बाद हम लोग कुछ एक दिन शांति से बिताएंगे और जब ये सारा का सारा केस ठंडा पड़ जाएगा, उसके बाद एक एक करके जैसे भी जिसकी भी मर्जी होगी वो आराम से वापस आ जाएगा। लेकिन तब तक किसी को भी अपना मोबाइल ऑन नहीं करना है। और ये बात बोलकर वो सारे के सारे लोग सबसे पहले दिल्ली की तरफ जाते हैं और उसके बाद वहां से अलग अलग बिखर जाते हैं। लेकिन रमेश नाथ नेपाल नहीं जाना चाहता था, जबकि वो सीधा का सीधा अपने घर यूपी जा पहुंचता है। वहां पर जाकर कुछ एक दिन तो वो आराम से बिताता है, लेकिन 3-4 दिन बाद वो अपना मोबाइल दोबारा से ऑन कर लेता है। और जैसे ही उसकी लोकेशन पुलिस के पास पहुंचती है, तो इस टाइम तो वो वापस उत्तराखंड भी आ चुका था। पुलिस ने उसे वहीं पर गिरफ्तार कर लिया। और इसके अलावा 3-4 दिन का टाइम लगता है इन बाकी लोगों को गिरफ्तार करने में, और सारे के सारे लोग बाद में पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। पहले तो रमेश नाथ इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में जब 50,000 रुपए देने की बात कही जाती है तो वो भी तैयार हो जाता है। और उसके बाद इन सारे ही लोगों के ऊपर केस चलता है और बाद में इन्हें जेल में डाल दिया जाता है।
आप लोगों ने ये पूरी की पूरी कहानी सुन ली है। आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा इसी तरीके के काफ़ी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आप लोगों को क्राइम स्टोरी में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है तो ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही कोई ना कोई और इंटरेस्टिंग स्टोरी बहुत जल्द मैं यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट स्माइलिंग ब्रेव को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ। टाइम था 19 अगस्त 2025 का और जगह थी यूपी के कानपुर का सचिन डे, जब सावित्री देवी नाम की एक महिला अपनी बेटी कांति देवी को अपने साथ लेकर वहीं पर मौजूद एक पुलिस स्टेशन में जा पहुंचती है और वहां पर जाकर पुलिस ऑफिसर से ये रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसके सीनियर अधिकारियों से एक बार उसकी बात करवा दे। और थोड़ी बहुत देर तक मशक्कत कर लेने के बाद वो लोग अपने सीनियर अधिकारी से एक बार उनकी मीटिंग करवा भी देते हैं। लेकिन जैसे ही सीनियर ऑफिसर्स के सामने सावित्री देवी जाती हैं और उस ऑफिसर ने ये बात पूछी कि बताइए अम्मा जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, तो सावित्री देवी ने अपनी सारी की सारी बातें, जो कुछ भी वो पुलिस ऑफिसर्स को बता सकती थी, वो सारी की सारी बातें बतानी शुरू की। सावित्री देवी ने बताया कि वो इससे पहले भी काफी सारे पुलिस स्टेशन के चक्कर काट चुकी है, लेकिन अभी तक उसकी समस्या का हल नहीं हुआ है। उसने ये बात बताई कि ये सारी की सारी घटना 9-10 महीने पहले की है, जब उसका 45 साल का बेटा शिववीर अपने घर से दिवाली के दिन निकल गया था। उसकी पत्नी लक्ष्मी का ये कहना है कि जहां पर गुजरात में वो काम किया करता था वो वापस वहां पर चला गया है, लेकिन अब हम लोग पिछले लगभग 8-10 महीने हो चुके हैं, बार बार उससे कॉल कर चुके हैं, लेकिन उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और आखिरी टाइम में जब वो ये बात बोली जा रही है कि गुजरात चला गया, तब भी वो हमसे मिलकर नहीं गया था। तो कुछ एक दिनों तक तो हम लोगों ने उसकी वेट की, लेकिन जब उससे हमारी बातें नहीं होती हैं, वो खुद भी वापस नहीं आता है, तो हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में जाकर ये कंप्लेंट की थी कि हमारा बच्चा कुछ इस तरीके से मिसिंग है, तो प्लीज जल्द से जल्द उसे ढूंढ दिया जाए। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स ने वहां पर उसकी मिसिंग कंप्लेंट तो उस टाइम दर्ज कर ली, लेकिन अभी तक उसकी उस कंप्लेंट के ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। उस टाइम सावित्री देवी जो कुछ भी पुलिस ऑफिसर्स को, सीनियर अधिकारी को बता सकती थी, वो सारी की सारी बातें उसने बताई। और जैसे ही अधिकारी को इस बारे में पता चलता है कि एक बंदा लगभग 8-10 महीने से गायब है, जैसा कि इस बूढ़ी अम्मा ने बताया कि 2-3 महीने बाद तो वो वापस घर पर आ जाया करता था, बीच बीच में वो अपनी माँ से बातें भी करता रहा करता था, तो अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो बिल्कुल ही गायब हो गया। और हो ना हो इस केस के अंदर कुछ ना कुछ झोल झपाटा है, जिसके चलते वो इस केस को थोड़ा सीरियसली लेता है। और उसके बाद शिववीर की पत्नी लक्ष्मी को अपने पास बुलाकर उसी से पूछताछ करने लगता है कि आखिरी टाइम में वहां पर क्या कुछ हुआ था। तो शिववीर की पत्नी लक्ष्मी ये बात कहती है कि दिवाली का दिन था, सारे के सारे लोग दिवाली की तैयारी कर रहे थे, उसी टाइम जल्दबाजी में उसके पति उसके पास आते हैं और ये बात कहते हैं कि उसे वापस काम पर जाना होगा। उसकी जहां पर नौकरी लगी हुई थी वहां से उसने नौकरी छोड़ दी, दूसरी जगह उसे जाकर ज्वाइन करना था और वहां पर उन्हें काफी ज्यादा पैसे मिलने वाले थे। और जल्दबाजी में वो अपने घर वालों को भी कुछ नहीं बताते हैं, बस मुझे ये बात बोलकर कि वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे, वो वहां से चले गए थे। और उसके बाद क्या कुछ हुआ इस बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। और उसके बाद पुलिस ऑफिसर सावित्री देवी के पास जाते हैं, उनसे पूछने लगते हैं कि अम्मा जी, जब वो यहाँ से जा चुका था तो कितनी बार आखिरी टाइम में आपकी उनसे बातें हुई थी, क्योंकि इनकी पत्नी का ये कहना है कि कुछ इस तरीके से वो गए थे, उसके बाद वो वापस लौट कर नहीं आए हैं। तो सावित्री देवी ने ये बात कही कि उसके बेटे की बहू लक्ष्मी बीच बीच में अपने पति से बातें तो किया करती थी, लेकिन जब भी हम लोग उससे ये बात कहते कि हमारी भी वो उससे बात करवा दे, तो वो मना कर दिया करती थी कि अब तो फोन कट गया, अब उनके जॉब जाने का टाइम हो चुका है और रात को वो अपनी नौकरी से लेट आते हैं। तो इसी कारण से वो खुद तो बात कर लिया करती थी, लेकिन हम लोग जब भी बात करने के लिए कहते तो उसकी पत्नी मना कर दिया करती थी। और इसी टाइम पुलिस को इसके ऊपर शक होने लगता है कि आखिरी टाइम में शिववीर जिसको ये बात बोलकर गया था कि उसे इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है, वो भी लक्ष्मी है, वो ही आखिरी टाइम में इससे बातें करता है और इसके अलावा वो किसी से भी बातें नहीं करता।
तो क्या जो ये शिववीर की पत्नी है ये हमसे कुछ छिपा रही है? तो पुलिस ने उसके कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करना शुरू किया कि किससे ये बातें करती है, कब इसके पति का फोन इसके पास आया था। तो पुलिस को पता चला कि इसके पति का तो इसके पास कॉल नहीं आता है, लेकिन एक अमित नाम के लड़के का इसके पास बार बार कॉल आ रहा था। और जब अमित की सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर इनके घर पर पहुंचा जाता है, वहां पर पूछताछ की जाती है कि ये अमित कौन है, कि उसी टाइम कांति देवी सामने आती है। उसने ये बात कही कि अमित तो मेरा बेटा है, आखिरकार इसने क्या कर दिया। और उसके बाद तो अमित को और लक्ष्मी को दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि जब से इसका पति गायब हुआ था इन दोनों के बीच बार बार बातें हो रही थी। सावित्री देवी को जैसे ही इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है तो उसने भी ये बात कही कि मुझे भी इस बात के ऊपर शक था कि आखिरकार ये लड़का बार बार उसी टाइम शिववीर के घर पर क्यों जाता है जब वो घर पर नहीं होता। कभी कभार तो ये रात को भी वहां पर रुक जाया करता था। मुझे इस बारे में काफी ज्यादा कंफ्यूजन थे। मैं बार बार इसे इसी बात के लिए टोका भी करती थी, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब तो लक्ष्मी को और अमित को दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उनसे पूछताछ जब की जाती है तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि यहाँ पर शिववीर तो रहा नहीं करता था, जिसके चलते काम के लिए उसे अमित को बुलाना पड़ा करता था। किसी भी छोटे मोटे काम धंधे के लिए जब भी वो उसे घर पर बुलाया करती थी तो ये सारे के सारे कॉल रिकॉर्ड्स उसी टाइम के हैं। लेकिन पुलिस ने उनके सामने उनकी चैटिंग भी रख दी, सारी की सारी, और जो इंफॉर्मेशन इस टाइम पुलिस ने इकट्ठा कर रखी थी वो भी उनके सामने रख दी कि आखिरकार दिन में हो सकता है 1-2 बार किसी को काम पड़ जाए, हो सकता है 5 से 10 मिनट तक बातें करनी पड़ जाए, लेकिन 1.5 से 2 घंटों तक आप लोग आपस में ऐसा कौन सा कारोबार बतलाया करते थे, एक बार हमें यही बता दीजिए। और उसके बाद पुलिस ने उन दोनों को अलग अलग बैठाया और उनसे पूछताछ करनी शुरू की। और उसके बाद लक्ष्मी ने एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी पुलिस वालों के सामने रखी। उसने ये बात बताई कि लक्ष्मी और शिववीर की मुलाकात 2004 में हुई थी। ये दोनों ही जब पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहने लगते हैं। और उसके बाद इन दोनों ने ही ये डिसाइड कर लिया कि वो लोग आपस में शादी करने वाले हैं। दोनों ने अपने अपने परिवार वालों को बता दिया और इनके परिवार वालों को अपने बच्चों की शादी करनी ही थी, तो उनकी मर्जी से उनकी शादी करवा दी जाती है। लेकिन शादी के बाद शिववीर अपने रोजगार के चक्कर में गुजरात जाया रहा करता था। बीच बीच में कभी कभार तो वो अपनी पत्नी को अपने साथ ही लेकर चला जाता, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब उसका वहां पर रोजगार छूट जाता है, वहां पर उसे कोई जॉब नहीं मिलती और उसके बाद वो वापस यूपी में ही आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद उनके पास रहने के लिए एक अच्छा सा घर नहीं था, तो सावित्री देवी की बेटी इसी गांव में रहा करती थी। वो भी वापस आकर इसी गांव में रहने लगता है, एक छोटे से प्लाट के अंदर, जहां पर कि इस टाइम कोई रहा नहीं करता था। उसने अपने रहने का छोटा मोटा एक मकान बना लिया और वो वहीं पर रहने लगता है। और जैसे ही उसकी दोबारा से जॉब लगती है तो वो गुजरात चला जाता है। लेकिन अब की बार उसका घर तैयार हो चुका था तो वो अपनी पत्नी को नहीं लेकर गया। बीच बीच में वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए, अपनी माँ सावित्री से मिलने के लिए यहाँ पर आता रहा करता था। इसकी बहन कांति भी इसी गांव में रहा करती थी, तो जब भी वो आया करता था तो वो अपनी बहन से भी मिलकर जाता। और इसी कांति का लड़का अमित था। शिववीर अब ज्यादातर टाइम घर से बाहर ही रहा करता था, तो शिववीर ने खुद ही अमित से ये बात कह रखी थी कि भाई हो सकता है मैं तो घर से बाहर रहता हूँ, तो किसी न किसी काम के लिए तुम्हारी मामी को जरूरत पड़ जाए तो तुम घर पर जाकर तो थोड़ा बहुत जाकर तेरी मामी की मदद कर दिया करियो। अमित इस बात के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे अमित अपनी मामी की मदद करने लगता है तो वो इसके इतना ज्यादा नजदीक आ जाता है कि आधी बार तो रात को वो उसी के पास रुक जाया करता था। इस टाइम इसके 3 बच्चे हो चुके थे, तो तीनों के तीनों बच्चों को वो वहां पर आराम से पाल रही थी। कभी कभार अमित उसकी देखभाल के लिए आ जाया करता था, छोटे मोटे कामों के लिए। अब वो रात को भी अक्सर वहां पर रुक जाया करता था। और इसी टाइम अमित और उसकी मामी लक्ष्मी एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। और अब तो हालात ऐसे बन चुके थे कि ये दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब शिववीर गुजरात से वापस अपने घर पर आ जाता है और यहाँ पर अपने भांजे की हरकतों को देखकर, अपने पत्नी की हरकतों को देखकर उसे पता चल जाता है कि आखिरकार इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। तो उसने अपने भांजे को भी काफी ज्यादा धमकाया, दूसरी तरफ अपनी पत्नी को भी धमकाया, लेकिन ये बात उसने बाहर जाने नहीं दी। जिसके बाद उसने यही बात सोची थी कि बहुत जल्दी ये लोग सुधर जाएंगे और आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब तो शिववीर अपनी पत्नी के ऊपर नजर ही बनाकर रखने लगा था। और इसी बात को लेकर अब लक्ष्मी और अमित बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे कि अब तो हम
लोग मिल भी नहीं पाते हैं, अब हम लोग करें तो क्या करें। और उसके बाद 2024 आता है। 2024 की दिवाली पर जब गुजरात से शिववीर वापस अपने घर पर आया तो इसी टाइम 30 तारीख को ही उन लोगों ने प्लान बना लिया था कि इस बंदे को हम लोग बीच रास्ते से हटाने वाले हैं। उसने सारी की सारी प्लानिंग बना ली थी। और जैसे ही दिवाली वाली रात आती है तो शिववीर के तीनों ही बच्चे बाहर पटाखे फोड़ने में बहुत ज्यादा बिजी चल रहे थे। सारी की सारी दिवाली की इस टाइम तैयारियां चल रही थी। और जैसे ही रात का टाइम होता है सारे के सारे लोग खाना वगैरह खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। उसी टाइम लक्ष्मी ने सबके लिए चाय बनाई। उसने चाय में कुछ एक नशीली चीजें इस टाइम मिला दी थी, जिसके बाद उसने अपने तीनों ही बच्चों को, अपने पति को और जो कोई भी बंदा इस टाइम उनके साथ घर में रहा करता था उन्हें वो चाय पिला दी। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा बेटा था 18 साल का, उसे ये चाय पीने में थोड़ी अजीब लगती है, उसे इसका टेस्ट पसंद नहीं आता, जिसके चलते वो अपनी चाय को यूं का यूं वहीं पर रख देता है। और इस टाइम लक्ष्मी को ये बात लग रही थी कि शायद ये चाय सभी ने पी होगी और उस चाय में नशीली दवाई मिला रखी थी। तो उसे पक्का विश्वास था कि ये सारे के सारे लोग रात को तो उसे डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं। रात होते ही जब ये सारे के सारे लोग नशे में बहुत ज्यादा गहरी नींद में जा चुके थे तो उसने अमित के पास कॉल कर दिया। और रात को ही अमित इनके घर पर आता है। इस टाइम उसकी मामी ने एक रूम्बे का जुगाड़ कर रखा था, लोहे की रोड जैसा, उसे वो अपने हांजी को दे देती है और उससे अमित जाकर अपने मामा के सिर पर हमला कर देता है। 3 बार वो हमला करता है। उसके बाद दूसरी तरफ शिववीर तो कोई रिएक्शन ही नहीं देता, क्योंकि वो नशे वाली वो चाय पी चुका था। उसके कारण वो बहुत ज्यादा गहरी नींद में जा चुका था। कोई भी वो अपने बचाव के लिए प्रतिक्रिया नहीं दे पाया, जिसके बाद वो अपनी जान गंवा देता है। और उसके बाद वो दोनों के दोनों इसे उठाकर वहीं पर पास में मौजूद एक बगीचे में लेकर जाते हैं। ये सारी की सारी प्लानिंग उन्होंने 30 तारीख को ही कर ली थी। अब तो बस वो लोग उसे उठाकर बाहर ठिकाने लगाने के लिए लेकर जा रहे थे। और इसी टाइम ये सारा का सारा जब शोर शराबा यहाँ पर हो रहा था, वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उसके सिर में वो रूम्बे जैसी रोड मारी जा रही थी। इसकी आवाज सुनकर उसका 18 साल का जो सबसे बड़ा बेटा था वो जाग जाता है। और जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो उसने जब उठकर बाहर की तरफ देखा तो उसने पाया कि उसकी माँ लक्ष्मी और उसका भाई अमित उसके पिता को अपने कंधे पर लटकाकर बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित इस टाइम हैंडीकैप था, उसका एक हाथ नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं किस तरीके से, जैसा कि अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है और इन दोनों के ही बयान सामने आए हैं, तो उसने अकेले ही अपने मामा का कत्ल किया था। इन सारी ही चीजों को वो लड़का इस टाइम देख चुका था। लेकिन दूसरी तरफ लक्ष्मी ने भी ये चीज देख ली कि इसके सबसे बड़े बेटे ने ये सारे ही कारनामे करते हुए उन्हें देख लिया है। तो वो भागकर सबसे पहले तो उसके पास जाती है, उसे धमकाने लगती है और ये बात कहती है कि अगर वो बीच में आता है या फिर जाकर किसी को भी इन सारे ही कांडों के बारे में बताता है तो वो लोग भी बिल्कुल इसी की तरह उसकी भी जान ले लेंगे। और उसके बाद तो वो लड़का घबरा जाता है और वो अंदर जाकर दोबारा से लेट जाता है। ये लोग इसे उठाकर उसी जगह पर लेकर जाते हैं जहां पर कि इन्होंने ठिकाने लगाने के बारे में सोचा था और वहां पर मिट्टी खोदकर उसे एक गड्ढे में डाल देते हैं। उसके ऊपर दोबारा से मिट्टी डाली जाती है और इन लोगों के अकॉर्डिंग बाद में ये लोग इस बात को भी सोचकर परेशान हो रहे थे कि इसकी बॉडी को गलने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, हो सकता है पुलिस ऑफिसर्स उससे पहले ही आकर इन्हें पकड़ लें। तो वो लोग 1-2 दिन बाद दोबारा से उस जगह पर जाते हैं, दोबारा से उस मिट्टी को बाहर निकालते हैं और शिववीर की बॉडी के ऊपर 10 से 12 किलो नमक डाल देते हैं। दोबारा से उस बॉडी को वहीं पर डाल देते हैं, मिट्टी उसके ऊपर फेंक देते हैं। लेकिन 2-3 दिन बाद जब दोबारा से वो लोग वहां पर संभालने के लिए उसे जाते हैं तो ये बात पता चलती है कि इसका एक हाथ अभी भी बाहर पड़ा हुआ है और कोई ना कोई इन्हें देख लेगा। हो सकता है बाद में पुलिस को यहाँ पर बुला लिया जाए तो अपनी जान बचाने के लिए वो लोग उसकी बॉडी को बाहर निकालते हैं। नमक के कारण इसकी बॉडी इस टाइम काफी हद तक डिकम्पोज हो चुकी थी, लेकिन वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे, जिसके चलते उसकी पूरी की पूरी बॉडी को उठाकर वो लोग साइड की एक नहर में फेंक देते हैं। इस बारे में अब डिटेल से लक्ष्मी और अमित पुलिस वालों को बता रहे थे। पुलिस ऑफिसर्स जैसे ही जाकर उस गड्ढे को चेक करते हैं तो ये बात पता चलती है कि नमक के कारण इसकी बॉडी काफी ज्यादा कट फट गई थी, डिकम्पोज हालत में इस टाइम वो थी।
और जब ये लोग जाकर नदी में उसे फेंक कर आए थे तो उसकी पूरी ही बॉडी ये लोग नहीं फेंक पाए। उसके कुछ एक अवशेष अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके चलते उन सारे के सारे बाकी बचे हुए अवशेषों को निकालकर फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेज देते हैं और इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और अभी भी इन दोनों के ही ऊपर केस चल रहा है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस पूरी की पूरी कहानी को जान चुके हैं, तो आप लोग इस महिला के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जहां पर सबसे पहले तो सुरवीर के साथ इसको प्यार हो जाता है, वो उसके साथ शादी भी कर लेते हैं, 3 प्यारे प्यारे इनके बच्चे हो जाते हैं, लाइफ एकदम सेट थी। लेकिन उसके बाद पता नहीं लक्ष्मी के दिमाग में क्या आया कि वो अपने ही दिव्यांग भांजे के साथ कुछ इस तरीके से रिलेशनशिप में आ जाती है और उसके बाद जो उसका पहला प्यार था, सच्चा प्यार था, अब अगर देखा जाए तो उसका जीवन साथी था, वो उसकी भी जान लेने में बिल्कुल भी नहीं कतराती है। वैसे अब ये दोनों के दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं और अभी भी पुलिस ऑफिसर्स इनसे पूछताछ कर रहे हैं कि क्या आप लोगों ने कोई ना कोई ऐसी चीज अभी भी छिपा रखी है जिसका राज खुलना बाकी हो। वैसे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूँ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ध्यान जरूर रखें। अगर स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देश दुनिया में घटने वाले इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट पिंकी गुप्ता को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।